बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो पाकिस्तानी सियासत इस टाइम पर हिचकोले खा रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ऐसी सूरत हाल में जो शहद सुर्खियाँ आपको नजर आएंगी, उनके अंदर बजाय ये कि हम ये देखें कि इकॉनमी के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है, तवज्जो दी जा रही है, हर रोज़ एक शहद सुर्खी होती है कि आज फलां ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। अब तो मामला यहाँ तक आ गया है कि समझ नहीं आती कि कितने लोग बचेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कंसिडरिंग कि खान साहब ने भी कह दिया है कि जी जितने निकालने निकाल लें, उसके बाद इंतखाबात कर लें। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जा किस सिमत में रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितने रास्ते बाकी हैं, इस हवाले से हमारे प्रोग्राम में आज जो टॉप स्टोरीज होंगी मैं आपके सामने रखे दिए देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब दोनों ही इस टाइम पर बंद गली में चले गए। दूसरा टॉपिक हमारे आज के प्रोग्राम का होगा कि एक बात की थी मरियम नवाज साहिबा ने कि पलड़े बराबर होने चाहिए। क्या अब पलड़े बराबर होना शुरू हो गए हैं और ये प्रोसेस पलड़े बराबर करने का है या ये प्रोसेस कुछ और है? तीसरा और आखिरी टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे अपनी पॉलिटिक्स के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, कि पाकिस्तान की ना तो सियासत और ना ही मईशत, दोनों में ही इस्तेहकाम नजर नहीं आता। ऐसी सूरत हाल में एक मीसाके मईशत जिसकी बात किया करते थे प्राइम मिनिस्टर साहब, उसकी ज़रूरत पड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्या उसके लिए रास्ता साजगार है या नहीं है? हमारे साथ सबसे पहले टॉपिक के लिए मौजूद हैं रऊफ हसन साहब। रऊफ हसन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थ्रू एंड थ्रू, चाहे कैमरा के ऊपर उनको ना लेकर आया जाए, चाहे मिनिस्टेरियल पोजीशंस उनको ना दी जाएं, चाहे बहुत सारे बाकी लोग आकर उनके सामने उनको क्या कहते हैं ग्रहण लगा दें, लेकिन उसके बावजूद भी ये पीटीआई के साथ रहे थ्रू एंड थ्रू। रऊफ हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सेकंड टॉपिक में हम बढ़ेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे राजा आमिर अब्बास साहब, जाने माने लॉयर हैं, और मुबशर लुकमान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। रऊफ साहब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस, आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। रऊफ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद से अब तक ऐसा पासा पलटा है कि लगता है कि अब रास्ता कोई नहीं है। लोग जौक दर जौक निकल रहे हैं और कुछ नॉर्मल लोग और कुछ बड़े बड़े बुर्ज उलट चुके हैं। पीटीआई का अगला लाहे अमल क्या है, कंसिडरिंग कि वो कह रहे हैं कि जी हमने करनी है बातचीत, और बातचीत करने के लिए दरवाजे बंद है सारे, चाहे वो हुकूमत का हो चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का हो। देखिए, इंसान एक रास्ता बंद होता हुआ देखता है तो 10 रास्ते खुलते भी हैं। बंद होने वाला रास्ता लोगों को नज़र आ जाता है, जो रास्ते खुल रहे हैं वो किसी को नज़र नहीं आता। इसके ऊपर इससे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, मतलब बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है रऊफ साहब? वेल, आप उसको जो मर्जी नाम दे लीजिए। हाँ। हमें हमारे रास्ते खुले हुए हैं, हम आगे जा रहे हैं और सिर्फ आगे जा रहे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं रऊफ साहब, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 10 और रास्ते खुल गए हैं। ज़रा थोड़ा सा वाज़े करिएगा, ये रास्ते किधर से सबके लिए खुले होते हैं? अच्छा जी, सिर्फ आपकी आंखों में रोशनी होनी चाहिए कि आपको वो नज़र आ रहे हो। हाँ, अगर आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें या लोग अपनी आंखें बंद कर लें तो वो ये कहेंगे जी कि कोई रास्ता नहीं, अंधेरा है। हमारी आंखें खुली हुई हैं। चलिए, अपनी बीनाई से बताइए रास्ता कौन सा खुला? हर रास्ता खुला हुआ है। इलेक्शंस का रास्ता सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो खुला हुआ है। क्या आप इलेक्शंस नहीं कराएंगे इस मुल्क में? खान साहब ने कहा है, आपने अपने इब्तिदाइया में उसको कोट भी किया है, मेरा ख्याल है। आपने बहुत से लोग हमारे ले गए हैं और भी ले जाइए। जब आपको ये यकीन हो जाए कि पीटीआई नहीं जीत सकती इलेक्शन तो इलेक्शन करवा दीजिए, हम फिर भी जीतेंगे। अच्छा, उसकी वजह रास्ता है मैंडेट का, रास्ता है अवामी सपोर्ट का, रास्ता है उस कॉन्फिडेंस और उस ट्रस्ट को जो इस मुल्क के 91% अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रेटिंग्स 91% पीपल जो है वो खान साहब की ज़ात में डालते हैं। इससे बड़ा रास्ता कोई हो सकता है पॉलिटिक्स में? इससे बड़ा कोई रास्ता हो सकता है किसी पॉलिटिशियन के लिए कि आप की हुकूमत जो है वो खौफ के मारे, इलीगल हुकूमत उन्होंने मेंटेन की हुई है यहाँ पंजाब में, इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत उन्होंने मेंटेन की हुई है केपी में, ट्रंकेटेड पार्लियामेंट के साथ वो यहाँ चला रहे हैं और वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट जो है वो वर्चुअल डिफाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। इससे ज़्यादा खौफ आपने कभी देखा है किसी हुकूमत के ऊपर तारी होते हुए? और ये किसका खौफ है? ये खान साहब की जीत का खौफ है। अच्छा, उनकी जीत को नहीं, ये बात करते हैं I agree इस with जीत को, ये जीत
मुजरिमीन ने नहीं देनी, हाँ। भगौड़ों ने नहीं देगी जो लंदन में बैठे हुए। ये जीत जो है ये पाकिस्तान के अवाम ने देनी है। I agree और with उस अवाम Rauf का साहब, I'm sorry, I'm ट्रस्ट cutting you सिर्फ short. और सिर्फ खान साहब की जात में। आई एग्री विद यू कि सारी चीजें अवाम के कटहरे में जानी चाहिए जी। और इस टाइम पर लेट द पीपल बी द जज। आई एग्री विद दैट। लेकिन अगर हुकूमत इन इंतखाबात को पहले 14 मई से लेकर अब तक, और अब तो अक्टूबर के इंतखाबात के बारे में क्या सिचुएशन होती है वो भी अभी हमें नहीं पता, वी डोंट नो इट। गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं कि इंतखाबात होंगे, लेकिन हम लोगों को सिचुएशन किसी और तरीके की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप अवाम के मैंडेट के ऊपर डिपेंड करें तो आपको लगता है ये उस टाइम पर इंतखाबात करा देंगे जब तक खान साहब की कोई भी किसी भी तरह की कोई मकबूलियत बाकी रहती हो? ये आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकती हैं कि उनकी मकबूलियत वापस नहीं रहेगी? क्या पिछले एक साल में ये कोशिश नहीं हुई कि उनकी मकबूलियत ख़त्म की जाए? क्या पहले उन्हें पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं हुई? क्या उसके बाद उनको फिजिकली एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं हुई? क्या अब उनको केसेस में इम्प्लिकेट करके उनको इलेक्शन की दौड़ से बाहर करने की कोशिश नहीं हो रही? सब कोशिशें हो रही हैं, हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। उसके बावजूद सपोर्ट बेस एक्सपैंड किया है, बड़ा है, कम नहीं हुआ, श्रिंक नहीं किया। ये हकीकत है और यही वो खौफ है जो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिमिनल हुकूमत के ऊपर तारी है। यही वो खौफ है जिसकी वजह से उन्होंने पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाए। यही वो खौफ है जिसकी वजह से वो केपी में इलेक्शन नहीं करवा रहे। और यही वो खौफ है, आपने जो कहा है उसके मुताबिक शायद अगले इलेक्शन भी उसको और आगे तक ले जाएं। लेकिन जो मर्जी कर लें, हमारी एक ही डिमांड है और हमें अपनी वोट बेस में कॉन्फिडेंस है। वो डिमांड है इलेक्शन करवाएं, जब मर्जी करवाएं, कराएं, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट। लेकिन अब सब खड़ा कौन होगा इंतखाबात में? अब सवाल ये है, सारे तो छोड़ के जा रहे हैं और इलेक्टेबल्स तो वैसे ही चले गए। अब एक और जमात आ रही है आपके मुकाबले। एक जाता है 10 आ रहे हैं। आपको जाने वाला नजर आता है, लेकिन जो एंकर्स बैठे हुए हैं उनको आने वाले नजर नहीं आते। गिनवा देना ना ही हम उसको एडवर्टाइज करना चाहते हैं। अच्छा, आप गिनवाएंगे ना ही तो हम हमें उनको कैसे पता एडवर्टाइज। चलेगा? आप कहते हैं टिकट्स के लिए लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा, हर कोई टिकट का ख्वाह है, पीटीआई के टिकट का, क्योंकि वो जो लोग बैठे हुए जिन्होंने वोट देना है उन्होंने कहा है कि पीटीआई का टिकट लेके आओ अगर हमसे वोट लेना है तो। द अल्टीमेट रियलिटी इन डेमोक्रेसी इज द पीपल ऑफ द कंट्री। और वो लोग जो हैं वो कहते हैं खान साहब का टिकट लेके आओ अगर वोट लेना है तो। इसको कौन चेंज करेगा? ये मुजरिमीन चेंज करेंगे उसको, जो इस वक्त मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन रऊफ साहब मुझे ये बताइएगा, एक रियलिटी या एटलीस्ट एक परसेप्शन है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से पर्दा करके या उनके सामने आकर या उनसे सींग लड़ाकर किसी तरीके से जीत नहीं सकते। 9 मई को डायरेक्टली स्टेट के ऊपर अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। अब या तो अपने आप को प्रूव कर लें सारे कि हमारा कोई भी लोग मुलव्विस नहीं थे, या वो ऑडियोज़ या वो जियो फेंसिंग, वो सारी चीज़ें जो कि हुकूमत ने इकट्ठी की हुई हैं, अब उसको कैसे प्रूव करेंगे आप? वो कैसे प्रूव करेंगे कि ये पीटीआई ने किया है बस जब सबूत तक है ना, जुडिशियल WhatsApp प्रोसेस इनिशिएट नहीं होता? हमने डिमांड किया है जुडिशियल कमीशन बने, उसके सामने तमाम शवाहिद पेश करें और उसके बाद ये पता चलेगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। उसके बाद किसी की उंगली उठ सकती है पीटीआई के ऊपर, उससे पहले उंगली नहीं उठ सकती। जो कुछ हुआ, लेट मी रीइटरेट, बहुत गलत हुआ, इंतहाई कंडेमनेबल है, नहीं होना चाहिए था। उस बारे में कोई मेरे जहन में एम्बिग्विटी नहीं है। मेरी बहुत इमोशनल एसोसिएशन है इस इंस्टीट्यूशन के साथ, मैं खुद रहा हूँ उसमें, इसलिए मेरे पास मेरी कोई एम्बिग्विटी नहीं है मेरे जहन में। जो कुछ हुआ गलत हुआ, हम उसकी, मैं ज़ाती तौर के ऊपर और मेरी पार्टी और खान साहब अनएम्बिगुअस तरीके से उसको कंडेम करते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी उंगली उठानी है कि जी इसने किया है, तो आपकी उंगली के उठने से वो मुजरिम तो नहीं हो जाएगा। आज आईजी पंजाब कह रहे थे हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप और करें ना, लेके जाए ना, जुडिशियल प्रोसेस में लेके जाएं, प्रोसिक्यूट करना शुरू करें ना। आप किसी के उंगली के उठाने से मुजरिम नहीं हो जाता इंसान भी जब तक आप उसको जुडिशियल प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, जब तक आप कोर्ट्स की जजमेंट नहीं लेंगे, जब तक वो सो कॉल्ड ऑडियोज एंड वीडियोस जो आप कहते हैं उनको पेश नहीं करेंगे, उनकी वेरासिटी कंफर्म नहीं होगी, उनकी जेन्युइननेस कंफर्म नहीं होगी, और कोर्ट ये जजमेंट देगी कि हाँ ये लोग मुजरिम हैं। अच्छा रऊफ साहब, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आपने बड़ी अनइक्वली ये कंडेम किया है और बारहा किया। अभी आज पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में बैठ के नहीं कर रहे, बारहा कहा है कि जो 9 मई को हुआ वो गलत हुआ। अब ये तवक्को खान साहब से की जा रही थी। खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो यही होगा। उन्होंने पहले ही अनकंडीशनली इस बात को रिजेक्ट और कंडेम नहीं किया, जिसकी वजह से इबहाम बढ़ गया और ये तासुर आने लगा कि खान साहब इस तमाम चीज़ की जो है वो सरपरस्ती कर रहे हैं एक तरह से।
ऐसा क्यों होने दिया खान साहब ने भी? क्या उनको मुशीर बताने वाले नहीं थे कि बाहर ये हो गया है, आप कंडेम करें? खान साहब उस वक्त कहाँ थे? जेल में थे। तो जेल में निकलने के बाद उनको स्काई लाइन जो है, स्काई उनको रोशनी भी नहीं नजर आ रही थी, मुशीरान? उनको दिखाई नहीं जा रहा था 2-2.5 दिन। उनको कुछ नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है। कहाँ से कंडेम करते वो? आके कर कैसे कंडेम कर? बाय आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उन्होंने कंडेम किया वहां खड़े होकर, और फिर कहा कि बाद में भी हो सकता है। मल्टीपल टाइम्स उन्होंने कंडेम किया है। पीटीआई की लीडरशिप ने कंडेम किया। मैं खड़ा हुआ, मैं अनइक्विवोकली कंडेम कर रहा हूँ। बहुत देर से जिस प्रोग्राम में जाता हूँ कंडेम करता हूँ। मुझे कोई जिस्म भर भी शायबा नहीं है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, जिसने कराया गलत करवाया, और मुजरिमीन को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट जुडिशल प्रोसेस से गुजरने के बाद, उससे पहले नहीं। आप बार बार ये बातें जो यही होती है ना, ये खड़े होके कहते हैं वो कर दिया वो कर दिया। उस दिन पटेल साहब थे जो इंतहाई गलीज जुबान के साथ बात करते थे, उन्होंने वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट का उन्होंने शोषा छोड़ दिया, तो वैसे भी नहीं वो हम उसको ले गए। देखिए थिंग्स बेसिकली, आपने अपने इब्तिदाइया में एक बात की कि इस वक्त एक पॉलिटिकल सिचुएशन खासी ग्रेव हुई है, बिल्कुल हुई हुई है। इकोनॉमिक सिचुएशन उससे ज़्यादा ग्रेव हुई है, और दोनों का लिंक भी है, बिल्कुल है, ठीक है। तो आप उसको क्यों एग्रेवेशन कर रहे हैं? अच्छा, जो चीजें होनी चाहिए उसका एक प्रोसेसेस होते हैं, प्रॉपर होते हैं, उसमें से गुजार के जो मुजरिम है उसको सजा दें, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक। लेकिन रऊफ साहब, अभी आपने जो आपकी जमात ने, खान साहब ने एक मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है, इसने मुज़ाकरात किससे करने हैं? जिसने करने हैं कर ले, हमने तश्कील दे दी है। मतलब मैं भी जाके मुज़ाकरात करना चाहूँ, मैं भी करूँ? देखिए, एक सियासी जमात के लिए, एक जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात ही वो वाहिद रास्ता होता है जिससे मसाइल हल हो सकते हैं। हम कोई गन्स तो नहीं उठा के चलते ना एक दूसरे के ऊपर, हमने वो तो नहीं करना काम ना, हमने आपस में बैठ के बात ही करनी है। आज नहीं होगी तो कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी। मुज़ाकरात ही वो वाहिद रास्ता है जिससे आप इसके मुल्क के मसाइल बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। मुज़ाकरात का जो दौर था वो शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, वहाँ 3 अदवार हुए थे, वहाँ भी गवर्नमेंट ने टोटल इनफ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी अपनी, हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, हमने कंसीड किया था कि सारे मुल्क में एक ही दिन आप इंतखाबात करा लीजिए। तो हमारा अप्रोच और हमारी एटीट्यूड जो है वो फ्लेक्सिबल रही है। अब इस वक्त भी हम फ्लेक्सिबल हैं, इसीलिए हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत की डिमांड है कि एंगेज करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रद्द कर दिया है, उन्होंने ठीक है, वो उनकी मर्जी। अब आप कह रहे हैं जिसने मुज़ाकरात करने कर दे, ये हमारी उस जिस को इशारा दे रहे हैं आप? हम अपनी विलिंगनेस जो है हमने इसका इजहार किया है। अच्छा, हम मुज़ाकरात के लिए सबसे तैयार हैं। अब जो फील करता है कि मुज़ाकरात से मसाइल हल हो सकते हैं, तो वी आर रेडी, वी आर विलिंग टू टॉक टू देम। कोई पैगाम पहुंचाया जिसको? किसको? जिसको भाई, हम किसी को पैगाम नहीं पहुंचाएंगे, क्यों पहुंचाएंगे? हमारी तो एक पब्लिक पोजीशन है, हमने मुज़ाकराती टीम बनाई है, उसको पब्लिकली हमने अनाउंस किया है उसको। अच्छा, अब जो है, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर रहे हैं तो मैं इस्टेब्लिशमेंट को तो इस सारे मामले में बिल्कुल बुरे इल्ज़ाम ठहराता ही नहीं हूँ। मेरी हमारी तो सियासी लड़ाई है, और सियासतदान तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं। ये जो मुजरिमीन का टोला है ये यहाँ बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। इनको तो वैसे ही आप करते थे ना, अच्छा खासा तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन ये जो मामला गड़बड़ हुआ ये तो तब हुआ ना जब सारी तोपें फौज की तरफ हो गई थी। नहीं, फौज की तरफ नहीं हुई है, आपने नहीं, वो एक दो चंद अशखास की बात हुई है। इंस्टीट्यूशन के बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा। उनकी बारहा ये स्टेटमेंट आई है कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरी फौज है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरी फौज है। आप ऐसी चीज़ें भूल ना जाया करें ना, सिलेक्टिव ना हुआ करें, सब चीज़ ना करें, देखा करें, वो उसमें नहीं। इंस्टीट्यूशन की कभी क्रिटिसिज्म नहीं हुई है। देखिए, इस मुल्क की नीड है सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिलिट्री। आई नो इट, बिकॉज मैंने भी अपनी ज़िंदगी का कुछ अर्सा गुजारा हुआ है। उसके बगैर ये मुल्क आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, लेकिन लगता है ऐसा था खान साहब इंस्टीट्यूशन को हिट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनके साथ, मैं डिस्कशंस में, कुछ डिस्कशंस में मैं शरीक भी था। नहीं, कभी नहीं। अच्छा। इंस्टीट्यूशन की जब भी उन्होंने बात की है, इंस्टीट्यूशन के सरबराह को हिट करना, इंस्टीट्यूशन को हिट करने के मुतरादिफ नहीं होता। इंस्टीट्यूशन के सरबराह को भी उन्होंने हिट नहीं किया। कुछ लोग थे 2-3 जिनके बारे में बात उन्होंने की है कुछ दफा। चलिए, अच्छा मुझे बताएं रऊफ साहब कि वो लोग जो तगड़े थे पीटीआई के अंदर अभी तक 9 मई से पहले तक, वो चले गए। वो क्यों चले गए? मुस्कुरा रहे हैं आप, जरा खोल के बोलिएगा। उनको नए घोंसले नजर आए। नए घोंसले मिल गए सबको? शायद तलाश में होंगे, मिल गए होंगे, कुछ को मिल गए होंगे, कुछ तलाश कर रहे होंगे। जो घोंसले खाली हुए हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं किसी के नहीं होते, ये तो मौसम के साथ जाते हैं। आप उनमें से लोगों को उठा के देख लिए किस किस पार्टी से होके वो आए। मैं इंडिविजुअल्स का नाम नहीं लूंगा। अच्छा, मैं इंडिविजुअल्स का नाम ले लेती हूं। शीरी मजारी साहब जो चली गई हैं, उनसे आपने तवक्को की थी? कुछ ऐसा वेट होता है जो कि पार्टी जो है वो कैरी नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ फैसलों की वजह से उनको कैरी करना पड़ता है। मैं फील करता हूँ कि वो जो वेट था, अनवील्डी वेट था हमारा, वो उतर गया।
अब हम बड़े लाइट हो गए, बहुत अच्छे लोग आएंगे। पीटीआई अपनी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस में वापस जा रही है। तो खान साहब राह भटक क्यों गए थे? आइडियोलॉजिकल लोगों को खुदे लाइन लगा दिया? राह नहीं भटकने की बात ऐसे होती लोगों ना, को सामने ले जो आए। तकाजे होते हैं, बदलते औकात के, बदलते वक्तों के तकाजे होते हैं, उसके मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। सिचुएशन इवॉल्व होती है, अभी भी नई सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, बहुत से लोगों को नज़र नहीं आ रही, मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, मुझे बताएं, शीरीन मज़ारी साहिबा के छोड़ने को आप लोगों ने तवक्को की थी? शीरीन मज़ारी साहब के जाने के ऊपर हमें गम हुआ है, सबको गम हुआ है। आई थिंक वो एक पीटीआई का एक बहुत अहम रुकन थी और गम हुआ है हमें कुछ लोगों फवाद का। चौधरी साहब लेकिन के दो जाने का लोग हैं गम ना, हुआ है? दो किस्म के लोग हैं ना, दो वजूहात की वजह से। एक प्रेशर की वजह से, बहुत जो इनएग्जॉरेबल किस्म का प्रेशर एक्सर्ट किया गया है, और दूसरे जो हैं वो जो आवारा पंछी थे, वो कुछ यहाँ आके उन्होंने हमारे फवाद चौधरी साहब को वजारा आवारा किया था। पंछी मैं नहीं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेता, दूसरा क्योंकि नाम भी लिया ना। जो आपने जो शीरीन मज़ारी का नाम लिया तो मैं उनके मैंने बारे फवाद में कह चौधरी रहा साहब का नाम भी लिया। हूँ। क्या कहा आपने? कहा मैं पूछ रही हूँ, उनके जाने का अफसोस हुआ? फवाद चौधरी साहब के जाने का? आप सोच लीजिए खुद, मेरा ख्याल है कि कुछ आप भी तो देखते हैं उनका जो आप पॉलिटिकल ट्रैक देख लीजिए, बस उसके बाद आप फैसला कर लीजिए। तो मैं ये समझूं आप उनको आवारा पंछी? आप ये कह रहे हैं ना जी, अच्छा, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन आप देखें ना उनका पॉलिटिकल ट्रैक देख लीजिए कि दैट्स इनफ। अच्छा, That's चलिए enough मुझे to judge a बताएं रऊफ person. साहब, खान साहब इस टाइम पर क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या तवक्को भी लगा के बैठे हैं? दोनों चीज़। इलेक्शंस, इलेक्शंस, दैट्स इट। हमारी एक ही डिमांड रही है, इलेक्शन कराएं। ये मुल्क इस वक्त, जो मैंने आपको कहा, ये जो हुकूमत है, इट इज़ इन डिफाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ एन इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इसने कमिट किए हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स। पंजाब केपी ट्रंकेटेड असेंबली, नेशनल असेंबली, इट इज़ इन डिफाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये आवाज़ उठ रही है। IMF ने भी ये कंडीशन लगा दी है कि आप जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक मुल्क को इसको चलाएं। flip करके आप जरा चले देखें। ना उसको, शहबाज साहब की जो रिपोर्ट है आज ट्रिब्यून में, देखें ना मैं उसको। वो Bloomberg आप देखें, web उसमें करती पढ़ें, हूँ। उसमें मैं उन्होंने last में स्पेसिफिकली कहा है। लेकिन तो ये चीज़ जो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल रवैया जो है हुकूमत का, इससे मुल्क नुकसान पहुंच रहा है मुल्क को। और ये जितनी जल्दी ये लोग समझ जाएं और सुधर जाएं, मुल्क के लिए उतना ही बेहतर है। फ्लिप करके देखते हैं रऊफ साहब, आम जबान में अब सुकून में रही है पीटीआई, या जरा और इंतजार कर लेती 2 महीने तो सुकून में रहती? मैं आपका सवाल नहीं समझा, फिर दोहरा दीजिए मुझे। चलिए मैं मुख्तलिफ अल्फाज में आपके सामने पेश करती हूँ। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 2 महीने और इंतजार कर लेती, मुज़ाकरात के अंदर मामला गुजर जाता, दोनों की फेस सेविंग भी हो जाती, इंतखाबात अक्टूबर में हो जाते, तो ज़्यादा बेहतर ना होता? कुछ चीज़ें होती हैं उसमें फेस सेविंग के लिए इंसान काम नहीं करता। कुछ ऐसे मफादात होते हैं, खासकर मुल्की मफादात, जिनके लिए असूली पोजीशन लेनी पड़ती है। पीटीआई वो वाहिद जमात है जो असूलों की बेसिस के ऊपर पोजीशंस लेती रही है, और हम लेते रहेंगे, क्योंकि यही हमारी फाउंडेशनल ईथॉस है, यही हमारी जो नैरेटिव है, जो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है, वो यही कहता है। राइट। हमने इंसाफ की बात की है पार्टी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो इंसाफ की बात करते हैं वो पोजीशन लेते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं वो गलत और सही में तमीज़ करते हैं, जो इलीगल और लीगल में तमीज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में तमीज़ करते हैं। हम वो जो है वाहिद जमात हैं जिन्होंने इस तमीज़ को गायब नहीं होने दिया। ठीक, रऊफ हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वक्त कम है, बट आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। ये जो रऊफ साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये वो असली पीटीआई का पहले वाला मौक़िफ़ होता था, बीच में कुछ और हो गया और फिर 9 मई हो गया और उसके बाद वापस असलियत की तरफ आना पड़े। तो चलिए, देर है दुरुस्त है वाली बात भी कह सकते हैं, लेकिन जो हुआ उसका खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, जो सिचुएशन हुई। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद मुबश्शिर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार होगा। नवाज शरीफ साहब के आने के हवाले से बड़े अरसे से गुफ्तगू चल रही थी। PMLN के बहुत सारे रहनुमाओं ने हिंट दिया, पलड़ा बराबर करने की बात भी की। क्या कहा, जरा क्विकली वो सुन लीजिएगा। नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है, लेकिन टाइमिंग का फैसला अल्लाह ताला को पता है, मियाँ साहब आप खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। आने वाला जो इलेक्शन है, जो वक्त पे होगा 2023 में, उसमें इंशाअल्लाह ताला जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की,
वो नवाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। लेकिन जो लीगल चैलेंजेस हैं वो उनको हम इस वक्त दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। द मोमेंट जो लीगल चैलेंजेस हैं वो दुरुस्त हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मियां साहब वापस आ जाएंगे कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ वापस ला रहे हैं। इलेक्शन होगा, लेकिन पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर। कानूनी चैलेंजेस है उनको जरा सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दिसंबर 2022 के अंदर स्टेटमेंट्स थी और जो 2023 के अंदर फरवरी में जितनी भी स्टेटमेंट्स थी उनके अंदर जरा फर्क देखें। उससे पहले 2022 में एक आ जा रहा था, देखेंगे नवाज शरीफ साहब ही देखेंगे, और तब उस टाइम पर सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ थी, और 2023 के अंदर फरवरी के अंदर आकर मामला ज़रा मुख्तलिफ हुए और ये कहा गया कि मियाँ साहब जल्द आने वाले हैं। उसके बाद क्या पलड़े तराजू के दोनों बराबर हो गए, और क्या दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जिसकी बात मरीम नवाज शरीफ साहिबा कर रही थी, या वो अभी प्रोसेस में है, या क्या हो रहा है? इसके हवाले से बात करेंगे। मुबशर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट एंड एंकर है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डोंट इवन नीड टू इंट्रोड्यूस हिम। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू। मुबशर साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो जो लीगल चैलेंजेस जिसकी बात ख्वाजा साहब कर रहे थे वो पूरे हो गए, वो सही हो रहे हैं? देखिए, बात यह है कि उनके पास एक टाइम लिमिट है, मेरा ख्याल है 1.5 महीना है, और जिसमें वो अपील कर सकते हैं आके, और अब उनको आना पड़ेगा और आके उनको अपील फाइल करनी पड़ेगी ताकि उनकी ये नाअहली जो है उसका खात्मा हो। और जो जहांगीर तरीन साहब आज गए हैं इस्लामाबाद लाहौर से, मुझे लगता है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है, वो सियासी कड़ी नहीं है, वो उनकी लीगल टीम को मिलने की कड़ी है। और ये बड़ा फार रीचिंग इसका इम्पैक्ट होगा। ये जो कल रेजोल्यूशन आई है, कल जो पास हुआ है बिल वगैरह जो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, और इससे काफ़ी लोगों को अपील करने का मौका मिलेगा। और उम्मीद तो है कि आजम नज़ीर ताड़ साहब कह रहे हैं कि इसके अंदर जेकेटी और नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाहौर में जरदारी साहब भी आगे 3 दिन रहेंगे। क्या चल रहा है? कुछ हलचल नजर आ रही है कि आजम नज़ीर तारर साहब की अपनी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मेरी काफ़ी सेनेटर से बात हुई है कल से अभी तक, और जिन्होंने उस बिल को बनाया है, ड्राफ्ट किया है, जो उसके आर्किटेक्ट हैं, उनका ये ख्याल है कि ये बनाया ही इसलिए गया है कि इन लोगों को रिलीफ मिले। इसलिए नहीं बनाया गया कि इस पर मैं और आपको डिबेट करते रहें या तारर साहब डिबेट करें। ये आप देखेंगे अभी थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई बहस की बात नहीं है और उनको रिलीफ जरूर मिलेगा। क्योंकि जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये सेम बेंच के आगे नहीं होना ना, तो अभी डिफरेंट बेंच के आगे जा रहे हैं, तो अपील तो सेम बेंच के आगे नहीं होती ना, वो तो रिव्यू होता है, रिव्यू होता है सेम बेंच के आगे। अब राजा साहब बैठे हैं हमारे साथ, ये ज्यादा हमसे मैं उनसे पूछती हूँ जरा कानूनी पॉइंट्स। लेकिन एक और बात मुबशर साहब, जो इस टाइम पर प्रीएम्प्ट कह लें या एक हाइपोथेसिस है कि खान साहब की नाअहली की चहमगोइयाँ भी तो चल रही हैं कि खान साहब को पलड़ा बराबर करने के लिए खान साहब को भी नाअहल करना पड़ेगा, तो इन फ्यूचर उनको भी फायदा हो सकता है फिर इसका? देखें, खान साहब फिलहाल जो है ना वो किसी गवर्नेंस के इशू पे नाअहल होने नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं अगर आर्मी एक्ट के अंदर उनको ट्राई किया जाता है और उनको पनिश किया जाता है। दूसरा, उनके जो केसेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट नौयत के केसेस हैं। वो कोई जिस तरह जहांगीर तरीन का था डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर नहीं था, या मियाँ साहब का था कि जी उन्होंने अकामे का नहीं बताया। यहाँ पे करप्शन इन पावर का है, तो अगर उस पर होता है या अगर ये वैंडलिज्म का होता है, टेररिज्म एक्ट के ऊपर होता है, मुझे नहीं पता, जो भी अदालतें फैसला करेंगी, तो ये इसको तो टाइम लगेगा, ये तो इतनी जल्दी नहीं हो सकता। और इसमें पहले सेंटेंस भी तो पूरी होनी होगी ना, फिर सेंटेंस के बाद ही वो अपील कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि बैन कितनी देर का होगा, लेकिन बैन एक दफा तो डिस्क्वालिफिकेशन तो होनी है, दैट्स ऑन द कार्ड्स अनीका। टू मच इज हैपेंड, अब वो अवॉइड नहीं हो सकती। दिस इज इनेविटेबल। लेकिन मैं आपको एक बात जी, मुझे अभी भी इलेक्शंस ही नजर आ रहे हैं, चाहे इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे इमीडिएटली अगले 3 महीने इलेक्शंस ही नजर आ रहे हैं, और मुझे पीडीएम की गवर्नमेंट भी नहीं ज्यादा देर चलती नजर आ रही बाय द वे। दैट्स इंटरेस्टिंग। मैं फिर आपसे मैं एक सवाल करूंगी आपसे, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, कुछ ऐसी चहमगोइयां जो है वो शहर इख्तिदार में भी चल रही हैं, कुछ 2 साल वाला फॉर्मूला है। मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन राजा साहब, आपकी नज़र में
आजम नज़ीर तारड़ साहब वाली इंटरप्रिटेशन जो कि मियाँ साहब की जमात के हैं, उन्होंने कहा मियाँ साहब का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, जहांगीर खान तरीन साहब का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो आम आवाम के लिए, ये तो आम आदमी के लिए। पता नहीं आम आदमी किस चीज़ से नाअहल होता है, लेकिन नाअहली तो हुई है ऑलरेडी। अब मुबशर साहब भी ये कह रहे हैं और कुछ सिक्स सेंस भी यही कहती है कि इसका फ़ायदा तो JKT और नवाज शरीफ साहब को होगा, और मे बी इन नियर फ्यूचर इमरान खान साहब के लिए रास्ता इससे निकल सके या ना निकल सके, दैट्स अनदर डिबेट। राज साहब, आपको क्या नज़र आता है इस कानून के अंदर, ये जो एक्ट पास हुआ? देखिए, इस कानून का कोई डायरेक्टली ताल्लुक हमने तो नाअहली से लगा दिया है। दैट इज जस्ट अ स्मॉल चैप्टर। वैसे ये जो कानून बना है, ये बेसिकली कानून वो बना है कि जिसको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 184(3) जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी अपनी इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन यूज करती है और फंडामेंटल राइट्स के मामले में, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले में एक फैसला दे देती है, चाहे वो गवर्नर से हो, चाहे वो हुकूमती किसी एक्ट से हो, किसी भी चीज से हो, तो उसमें अपील का राइट नहीं था, और उसमें सिर्फ रिव्यू एक जोन सा था, एक मौजूद था, और रिव्यू का एक बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है कि उसमें आप जो एविडेंस है और बाकी चीजें खोल नहीं सकते। तो इस चीज को दूर करने के लिए जो लॉयर्स की बड़े अरसे से एक उनकी ख्वाहिश थी कि इसके ऊपर भी एक अपील का राइट होना चाहिए। अपील के राइट के लिए उन्होंने पहले एक लेजिस्लेशन की, जिसको हम कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर का जो एक्ट था, जो कि चैलेंज हुआ, उसमें डायरेक्टली उन्होंने 184(3) की अपील दे दी। लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि अपील के लिए आइन में तरमीम की, अमेंडमेंट की जरूरत थी, तो उसको कवर करने के लिए शायद वो जल्दबाजी में कानून बनाया। ये जो कानून बना दिया, ये आर्टिकल 188 है जो रिव्यू का है ये रिव्यू ही, लेकिन रिव्यू के स्कोप को उन्होंने कहा कि इसको ऐसे देखा जाएगा कि जैसे नहीं, अपील के जैसे ग्राउंड्स होते हैं, अपील के तौर पे देखा जाएगा, और जो बेंच होगा वो बेंच जो होगा लार्जर। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अगर इसको इन ग्राउंड्स पे देखना है तो फिर बेंच भी चेंज होगा, वही जजेस नहीं देख पाएंगे इसको, क्योंकि वो तो अपील के जब केस चला, उन्होंने अपना एक माइंड बना लिया, अपना उन्होंने फैक्ट्स को देख के एक फैसला दे दिया। अपील ऑलवेज गोज टू अ डिफरेंट बेंच, तो इसमें लार्जर बेंच भी होगा, और लार्जर बेंच बनाने की जरूरत इसलिए है, अगर डिफरेंट बेंच खाली 3 का ही हो तो वो फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को 3 रुकनी बेंच का फैसला खत्म नहीं कर सकता। ठीक हो गया राजा, इसलिए लार्जर बेंच। मुझे ब्रेक पे जाना है। वैसे इसी तरह के कवानीन के पीछे आप कह रहे हैं नाअहली वाली बात, ये सिर्फ जो सामने आ रही है, सबसे तगड़ी खबर यही है, अच्छे कवानीन के पीछे इस तरह की चीज़ें छुपाया करती हैं। लेकिन ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूंगी। आज कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 भी पास हो गया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, एक तो कानून जो कि 26 को साइन किया प्रेसिडेंट साहब ने, दूसरा कौमी एहतसाब तरमीमी बिल जिसको साइन नहीं किया था, वो भी कानून बन चुका है आज। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, थोड़ी देर पहले मुबशर लुकमान साहब आप फरमा रहे थे कि मुझे तो इंतखाबात होते हुए भी नजर नहीं आ रहे और PDM भी चलते हुए नजर नहीं आ रही। मुबशर साहब, चहमगोइयाँ चल रही हैं, 2 साल के लिए मामलात जरा किसी और सिमत जाने वाले, क्या आपकी जरा भी यही कहते हैं? मेरे ज़राए भी ये कहते हैं, मेरी अकल भी ये कहती है, और मेरा दिल भी ये कहता है कि काश ऐसा हो जाए। अच्छा, उसकी वजह ये है कि देखें, हम अगर आप, इफ यू वांट टू बी ऑनेस्ट, इफ यू अलाउ मी टू बी टोटली एंड ब्रूटली ऑनेस्ट, तो फिर जरा कड़वी बात करने लगा हूं मैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में बैठ के पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान इज बिकम इररिलेवेंट फॉर एवरीवन एल्स। लोग हमें हमारे हाल पे छोड़ चुके हैं, लोग हमें हाथ नहीं लगाना चाहते। नोबडी वांट्स टू हैव एनीथिंग टू डू विद अस, बिकॉज हमने इतनी इमेच्योरिटी का सबूत दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सबको, अपने आप को, आपको, सबको इंक्लूड करके मैं ये बात कर रहा हूँ। और देखें, एक मुल्क में 2 चीजें बड़ी वाइटल होती हैं, एक उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरी उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी
और तीसरा अगर आपने लेना है इन द राइट डेमोक्रेसी तो वो फंडामेंटल राइट्स है। और हमारे मुल्क में ये तीनों जो है नजर ही नहीं आते, दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। तो जब ये तीन नहीं होंगे चीज, तो उस मुल्क के चलने की क्या जवाज रह गया और किस तरह रह गया। अब उसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन बड़े अनपॉपुलर डिसीजंस हैं कि आपने अपनी कॉरपोरेशंस को, यार आपने उनको नीलाम करना है, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो पीआईए हो, चाहे वो कुछ हो। आपने रेकोडेक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, आके जेवी करना है किसी के साथ। आपने जितनी आपके जीओआरस और मेयो गार्डन है, आपने उनको बेचना है। आप $50 बिलियन की जो रियल एस्टेट है वो आपने सरकारी मुलाजमीन को बांटी हुई है। सही। आपने अपने पेंशन को और पेंशन फंड्स को रिविजिट करना है कि ये इतना बड़ा जाइंट बन गया, इट्स गोइंग टू बी बिगर देन द डिफेंस बजट इन द नेक्स्ट 2 इयर्स। ठीक। तो अब ये कोई पॉपुलर गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं ले नहीं कर सकती ये सकती, नहीं कर डिसीजन। सकती, ये डिसीजन absolutely। राजा आमिर साहब लेंगे, आप लेंगी, कोई और लेगा, टेक्नोक्रेट आके लेगा, जो वो गालियां एक खा दफा सके। ले कर ले, फिर हुकूमत आए, अपना सारे लोग अपने आके चला ले, ठीक जिसने चलानी है अवाम की मैंडेट से। ठीक। राज साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। बात हो गई है अनिका, जी। वी कांट सर्वाइव लाइक दिस। नो, वी एब्सोल्युटली कैन नॉट। देखिए, राजा साहब, ऑब्वियसली व्हाट वी हैव सीन इज के जी जो भी चीजें हैं हम वो अब तरी की तरफ जा रहे हैं। वट एवर इट इज, वी आर ऑन डीज एक्सेलरेशन मोड पे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। हमने अब जो ये जो बात की, इन्होंने डिसीजंस लेने हैं, लेकिन इसमें जो एक इशू आ जाएगा वो इशू आ जाएगा कि जी हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ और इश्यूज है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी और अदालती भी इंस्टेबिलिटी होगी तो दैट वुड बिकम कि जी दुनिया के लोग क्या हमें किसी तरीके से हमें इससे बात करने के लिए तैयार होंगे कि जनाब आपकी लेजिटिमेसी क्या है, आप इसको हाउ वुड वी लेजिटिमेट ऑल दिस इज समथिंग कि जी चाहे फिर आप उसको क्या इलेक्शंस की सूरत में एक ऐसी गवर्नमेंट बनाए कि जिसमें सब शामिल हो या वो हो, अदरवाइज इसको लेजिटिमेट करने के लिए एक आईनी उसको रंग देना बहुत जरूरी है। एज ए लॉ स्टूडेंट आई बिलीव कि जैसे पंजाब की गवर्नमेंट अभी चल रही है, चलें जी नेशनल असेंबली भी खत्म होगी, केयर टेकर्स आ गए, वो अपना काम पूरा करते रहें, बट दिस नीड्स टू हैव समवेयर इसको कोई आपको अदालती और कॉन्स्टिट्यूशनल आपने इसको बाइंडिंग और इसको एक वो देना है कि जी इसको नॉर्मल रखना है आइन पैरामीटर्स में, अदरवाइज इट वुड बी अगेन अनदर डिजास्टर and a futile effort obviously। राजा आमिर अब्बास साहब, मुबशिर लुकमान साहब, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले हमारे साथ रऊफ हसन साहब थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान को इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सियासत के अंदर जो मर्जी होता रहे, इकोनॉमी की तरफ ध्यान नहीं होना सबसे बड़ा मसला है। वो कहते हैं जेदे कर दाने उदे कमले भी सयाने, और दुनिया हमें उसी तरीके से देख रही है कि हमारे घर दाने नहीं है तो हम लोग किसी भी तरीके से सयाने नहीं हो सकते हैं। सो इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। अनीका निसार को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें और वाज़े रहे ये 2 साल वाली जो मैंने बात की है, जो इसकी तरफ मुबशिर लुकमान साहब भी इशारा कर रहे हैं, इसकी तरफ ज़रा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।